संख्याओं का खेल के अंतर्गत प्रश्नावली 17.2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। ठीक है, दिए गए कुछ भिन्न दिए हैं जिसको संख्या रेखा में दर्शाना है। और संख्या रेखा के बारे में मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, संख्या रेखा में पूर्णांकों को दर्शाया जाता है और पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं, शून्य एवं धनात्मक संख्याएं ली जाती है, जिसमें शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है। बाईं ओर से दाईं ओर जब चलते जाते हैं तो वैसे वैसे उसका मान जो है वो बढ़ते जाता है, और दाईं ओर से अगर बाईं ओर जाए तो उसका मान घट। तो ऋण एक जो है बड़ी होती है, ऋण एक बड़ी होती है किससे? ऋण दो से, क्योंकि ऋण एक आएगा उसके बाद और इधर आगे बढ़ेंगे बाईं ओर तो क्या आएगा? ऋण दो आएगा। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऋणात्मक संख्या में उल्टा होता है। देखिए प्रोसेस चेंज है, जो ज्यादा दिखती है वो छोटी होती है। जैसे आपको पूछा जाए ऋण 5 बड़ी है कि ऋण 3 बड़ी है, तो ऋण 3 बड़ी है। ठीक है, तो ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में भिन्न को प्रदर्शित करना है तो उसकी क्या प्रोसेस है आप लोग सावधानी से देखेंगे। जितने भी उचित भिन्न होते हैं, जितने भी उचित भिन्न होते हैं, अगर वह धनात्मक है, देखिए कहीं पर ऋणात्मक है क्या? नहीं है। उचित भिन्न अगर वह धनात्मक है तो उसका मान 0 से 1 के बीच में आता है। कहीं पर भी जो दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, 0 से 1 के बीच में आता है। कब? जब वो उचित भिन्न हो, अर्थात भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, ऐसा भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 3/5 और 7/8, ये देखिए अंश दोनों में छोटा है, यहां भी यहां भी। 3/5 और 7/8 का जो मान है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और जो अनुचित भिन्न होता है जैसे 6/5, जो अनुचित भिन्न होता है उसका मान 1 से अधिक होता है, अर्थात 0 के 1 के बीच में, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, आगे कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो कैसे जाने कि उसका मान कहां पर हो? देखिए पहला नंबर, 3/5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं 3/5 उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। अतः 0 से 1 के बीच किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्थित है। अगर 3/5, ये देखते हैं कोई भी भिन्न अगर उचित भिन्न है, उचित मतलब अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है। अगर उचित भिन्न है तो वह 0 से 1 के बीच किसी बिंदु पर स्थित होता है, स्थित है। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 के बीच तो स्थित है, लेकिन कहां पर स्थित है इसको कैसे जाने? तो क्या करते हैं, ये देखें 0 से 1 के बीच को 5 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? लेगा हर से, हर को देखिए, हर में क्या लिखा है? 5 भाग, है ना। 0 से 1 के बीच को 5 भाग में बांटते हैं, ये लिख सकते हैं। हर 5 है, अतः 0 से 1 के बीच शून्य से 1 तक 5 समान भागों में बांटते हैं। ठीक है, हर 5 है, अतः 0 से 1 के बीच जो हर रहेगा उतने भाग में बांट लीजिए। देखिए इसको 5 भाग में जब बांटेंगे तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5वां भाग। ठीक है, 1 भाग
2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5वां भाग। अब 5 भाग में कौन सा भाग? तीसरा भाग। ये देखिए स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। पहले तो हम ये देखें उचित भिन्न है, अंश छोटा है हर से, इसलिए वह 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखते हैं जो हर है, हर में 5 है तो 0 से 1 के मध्य को 5 समान भागों में बांट देते हैं। अब 3/5 का मतलब है 5 भाग में से तीसरा भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, ये है 3/5। चाहे इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 1/5, 5 भाग में 1 भाग 1/5, 5 भाग में 2 भाग 2/5, 5 भाग में 3 भाग 3/5, 5 भाग में 4 भाग 4/5 और 5/5 का मतलब हो गया 1। ये देखिए 0 से 1 के बीच को 5 भाग में बांटे। पहला भाग कहलाता है 1/5, दूसरा भाग कहलाता है 2/5, तीसरा भाग कहलाता है 3/5 और चौथा भाग 4/5, पांचवा भाग 5/5 मतलब आ जाता है 1। 5 से 5 को जब भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? इस प्रकार से आप एरो से बता सकते हैं। ये बिंदु है जो 3/5 है। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। तो संख्या रेखा में हम प्रदर्शित करते हैं तो 3/5 कहां पर आ रहा है? ये बिंदु पर आ रहा है 3/5, है ना। निकालना बहुत आसान है। चलिए ये हो गया। अगला देखिए दूसरा उदाहरण है 6/5। ये 6/5 कहां पर होगा? ठीक है, क्योंकि यहां पर 6/5 जो है अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न को ज्ञात करने का अलग प्रोसेस है। देखिए किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं विषम भिन्न को। ठीक है, इसको हम बांट दिए थे, इसको हम मिटा देते हैं। छह बटा पांच अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब इसका मिश्र भिन्न कर लेते हैं, इसका मिश्र, ठीक है। जब अनुचित भिन्न दिया है तो पहले सबसे पहले काम है उसको भाग देकर मिश्र भिन्न निकाल लीजिए। अर्थात 6 को हम 5 से जब भाग देंगे कितने बार जाएगा? 5 एकम 5, है ना, घटा दिए 5 को, कितना बचा? 1। तो लिखेंगे किस प्रकार से? पूर्ण इकाई को पहले लिखते हैं ना, 1 सही 1/5 मिश्र भिन्न हो जाएगा इसका 1 सही 1/5। जितने बार भाग जाता है वह पूर्ण इकाई कहलाता है। पूर्ण इकाई को हम यहाँ पर लिखते हैं, शेषफल यहाँ पर लिखे हैं ऊपर में, और हर में जिससे हम भाग देते हैं, जो यहाँ पर हर रहता है वही हर यहाँ आता है। तो 1 सही 1/5। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? 1 के बाद होगा। 6/5 जो है 1 के बाद है, और 1 के बाद कौन सा है? 1 से 2 के बीच में है। 1 के बाद कहा गया है, मतलब कहां पर होगा? 1 से 2 के बीच में। अगर 2 के बाद रहता, यहां 2 रहता तो कहां रहता? अब ये तो पता चल गया है 1 से 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच को कितना भाग करें? ये देखो हर से पता चलता है 1 से 2 के बीच को कितना भाग करें, ठीक है। वही प्रक्रिया एक बार और लिख सकते हैं आप, है ना। 1 से 2 के बीच को कितने भाग करते हैं? 5 भाग करते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यहां भी 5 भाग आ गया, ठीक है। अब यहां पर अलग है, पहले हम 3/5 को लिए थे। यहां पर देखिए 1/5 पहला ही भाग, 5 भाग में पहला ही भाग। ये देखिए एक, ये जो 1 लिखा है वो बताता है 1 से 2 के बीच में है। 1 में 1 के अंदर नहीं है, 0 से 1 के बीच में नहीं है। यहाँ 1 लिखा है वो बताता है 1 से 2 के बीच में है, और कहां पर है? 5 भाग में 1 भाग, है ना। 5 भाग, 1 2 3 4 5, उसमें 1 भाग मतलब ये पहला वाला 1/5। 1/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है। एक आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ, ये 4/5 है और ये 5/5, ठीक है। लेकिन एक सही है ना, ध्यान रखना, उसी का एक सही है, मतलब एक अलग है ना, एक को अलग से बताएंगे इसको। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं, एक को पूरा लिख सकते हैं 1 सही 1/5, है ना।
1/5, 1 है 2/5। तो ये वाला जो भाग है एक संग लिख देते हैं, चलिए एक एक साथ में लिख दो, उससे क्या डाउट नहीं होगा, है ना। तो ये वाला जो भाग है ये, ठीक है, यहां पर है 0 से 1 के बीच में नहीं है, 1 से 2 के बीच में कहां पर है, पहला ही भाग है ना, पहले ही भाग है 1/5, ठीक है, 1/5। तो ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न में मान 0 से 1 के बीच में नहीं होता, उससे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला, अगला है 7/8। चलिए ये कहां पर होगा, 7/8 है ना, कौन सा भिन्न है, अंश का मान अंश छोटी है हर से, है ना, तो कौन से भिन्न है, उचित भिन्न है, ठीक, वेरी गुड, उचित भिन्न है, ठीक है, उचित भिन्न है। अब यहां पर क्या करेंगे, अतः 7/8 0 और 1 के मध्य किसी बिंदु पर स्थित है। शून्य और 1 के मध्य किसी बिंदु पर स्थित है। अब यहां लिखेंगे हर अतः क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच को 8 समान भागों में विभाजित करते हैं। 0 से 1 तक को 8 समान भागों में बांटते हैं। अब 8 भाग बांटना है, देखिए 0 से 1 तक कितने भाग बांटना है, 8 भाग। ये कहां पता चलता है, हर से। पहले तो देख लो 7/8 उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न है तो निश्चित रूप से, है ना, उचित भिन्न रहता है तो निश्चित रूप से 0 से 1 के बीच रहता है ना, 0 से 1 के बीच रहता है उचित भिन्न। अब 8 भाग में बांट लो, तो यहां तक मैं 4 कर लेता हूं, 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में बांट लिए। अब देखिए क्या होगा, 7/8 लिखा है, 8 भाग जो बांटे हैं उसमें कौन सा भाग, 7वां भाग। ये देखिए 7/8 का क्या तात्पर्य, भाग में 7वां भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7वां भाग है, ये 7/8 है। और ये वाला जो अगला है वो 8/8 है। इसको चाहे तो आप सबको लिख सकते हैं, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और ये 7/8, ये हमारा बिंदु है जिसको ज्ञात करना है। संख्या रेखा में 7/8 को प्रदर्शित करेंगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा और 8वां भाग, ठीक है, 0 से 1 के मध्य को जितने जो भाग है उसको 8 समान भागों में बांटते हैं। 8 समान भागों में जो 7वां भाग है वह है 7/8, ठीक है। तो उचित भिन्न रहता है तो हम जितने भी उचित भिन्न है अगर वो धनात्मक है तो उसका मान 0 से 1 के मध्य में आ जाता है, 0 से 1 के बीच में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए इसको। अगला जो प्रश्न है यहाँ का केवल पूर्णांक में लिखना है। आप देखे होंगे, जैसे एक आध मैं उदाहरण लेता हूं, ऋण 12/1, ये किस रूप में है, परिमेय संख्या में, अंश है हर है, परिमेय संख्या में है। इसको पूर्णांक में लिखना है तो उसमें अंश और हर में नहीं लिखा जाता पूर्णांक को, ठीक है, एक ही अंक रहेगा। मतलब ऋण 12 जितने भी संख्याएं होती है सभी संख्याएं के डिवाइड में बटा में 1 होता है हर एक संख्या में। जैसे हम बोलते हैं ना 10 बोलते हैं ना, तो 10/1 होता है वो अक्षर में, 10 का तात्पर्य क्या है, 10/1। ऐसे ही सभी में यहाँ पर उदाहरण आप देखोगे
तो सब में बटा एक लिख दिया है, अर्थात परिमेय संख्या है ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसको पूर्णांक में लिखना है तो एक को हटा दीजिए और लिखते जाइए, तो ये सभी पूर्णांक में हो जाएगा, है ना। कोई एकदम ज्यादा कठिन नहीं है, और लिख देना है। पूर्णांक में इस प्रकार से भिन्न के रूप में नहीं आता उसमें, ठीक है, केवल एक अंक में हमको प्रदर्शित करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला, कौन सी बड़ी है? देखिए संक्षिप्त में फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी बड़ी है इसको बताना है। जैसे एक है 5/9 और 0, ठीक है। 5/9 और 0 है, ऋण 5/3 है और 17/, ये वाला लिख लो, 6/, ऋण 13/8 और है ऋण 6/7 और 0। ये सभी प्रकार के यहाँ पर एग्जाम्पल प्रस्तुत हो गया है। यहाँ पर ये बताना है कौन सी बड़ी है। चाहे तो आप संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या रेखा की बात नहीं पूछा गया है। ये जोड़े में दो अंक दिए गए हैं, है ना, जोड़े में दिए गए हैं अंक, उसमें कौन सी बड़ी है? 5/9 बड़ी है कि 0 बड़ी है? जितने भी धनात्मक संख्याएं होती है, चाहे वो उचित भिन्न रहे चाहे अनुचित भिन्न रहे, जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वह 0 से बड़ी होती है, ठीक है। 5/9 बड़ी है किससे? 0 से, क्योंकि 5/9 जो है धनात्मक संख्याएं हैं। जितने भी धनात्मक संख्याएं होती है वह 0 से बड़ी होती है। 6/5 और जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो जाए, किसी भिन्न का अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो जाए तो उसका वैल्यू होता है धनात्मक। वो किसमें हो जाएगा? धनात्मक में होगा। साहू सर जी नमस्कार। साहू सर जी नमस्कार सर जी। चलिए सर कंटिन्यू करते हैं। तो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो 0 से बड़ी होती है, चाहे वो उचित भिन्न रहे चाहे अनुचित भिन्न रहे, सभी धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ अंश और हर दोनों ऋणात्मक है। जब दोनों ऋणात्मक होता है, अंश और हर होता है, वह संख्याएं क्या होती है? धनात्मक। अब देख सकते हैं कौन सी बड़ी है। ऋणात्मक तो हमेशा छोटी होती है, ये ऋणात्मक संख्या है, एक ऋण आया है। ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा में आप देखे हैं, है ना, 0 से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिखते हैं। आपको पूछा जाए ऋणात्मक संख्याएं क्यों बड़ी होती है, अब क्यों छोटी होती है ना, धनात्मक संख्याएं क्यों बड़ी होती है, तो आप बताएंगे उसकी अवधारणा वो शून्य रेखा से आप समझाएंगे, है ना। शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं। एक संख्या रेखा आप बना के दिखाएंगे। अब कुछ भी नहीं से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर जब जाते हैं कुछ भी नहीं के और अंदर चले जाते हैं तो गहराई में निगेटिव माना जाता है उसका, ठीक है। तो धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। इंप्लाइज 13/8 इज ग्रेटर देन 6 - 6/5। ये जो ऋणात्मक है उसको बाद में ऊपर में हम लिख सकते हैं, ऊपर लिखा जाता है ना। अगर हर में भी ऋणात्मक है तो उसको ऊपर लिखा जाता है लिखने के लिए, ठीक है। तो 13/8 इज ग्रेटर देन -6/5, ठीक है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि 13/8 है वो धनात्मक है। अब देखिए यहां पर इसमें बताइए, चलिए ऋण 6/7 और 0 कौन सी बड़ी है? कौन सी बड़ी है बताइए? लगाइए थोड़ा सा, है ना। ये ऋणात्मक है और ये 0 है। हम जानते हैं 0 से छोटी ऋणात्मक संख्या होती है, तो यहाँ 0 बड़ी है, बताइए। 0 इज ग्रेटर देन -6/7, 0 बड़ी है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया यहाँ पर छोटी बड़ी से संबंधित। और कुछ और प्रश्न है जिसको हम देखते हैं।
संख्या 4/9 के अंक में क्या जोड़े कि वह 2/3 बन जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर केवल अंश में या हर में जोड़ना है। जो प्रश्न आगे मिलेगा, जो भी गतिविधि करना है, जोड़ घटाव करना है, संक्रियाएं करना है, वो केवल अंश और हर में करना है। पूरे पूरे भिन्न में जोड़ते तो हम एक भिन्न को ले लेते, p/q ले लेते। क्योंकि यहाँ पर केवल अंश या हर में जोड़ना है तो क्या मानेंगे, वहां पर x मान लीजिए, एक चर x मान लीजिए। ठीक है, संख्या माना की लिख दो यहाँ पर, माना की। ठीक है, संख्या 4/9 के अंश में x जोड़ने पर 2/3 बन जाता है। 2/3 बन जाता है। और हमारी कालखंड में आदरणीय साहू मैम जी भी ज्वाइन की है। नमस्कार मैम जी, पढ़ाते हैं। तो संख्या 4/9 के अंश में x जोड़ने पर 2/3 बन जाता है। इसके पहले आप लोग देखे होंगे हम p/q जोड़ते थे तो पूरे भिन्न में जोड़ते थे, है ना, पूरे भिन्न में जोड़ते थे या घटाते थे। अब यहाँ पर केवल अंश में पूछा है ना, केवल अंश में। ठीक है, तो संख्या 4/9 जो दिया है उसके अंश में x जोड़ना है, मतलब धन चिन्ह के साथ x को लिखना है। तो कितना बन जाता है भिन्न, 2/3 बन जाता है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं प्रश्नानुसार। देखिए 4/9 का अंश क्या है, 4 है। 4 में क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। ये देखिए केवल अंश में जोड़ना है, कितना जोड़ना है, x जोड़ना है। और बटा में जो है वो लिख लेंगे ही, 9 है। तो कितना बन जाता है या कितना प्राप्त होता है, कितना मिल जाता है। अगर ऐसा बोलते हैं तो बराबर के बाद लिखते हैं उसको, 2/3 आता है। ठीक है, देखिए 4/9 के अंश में x जोड़ने पर कितना आ जाता है, कितना बन जाता है, 2/3। एक प्रकार से यह समीकरण बन गया है। और समीकरण जब बनता है ना, ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट क्या रहता है, चर का मान निकालना। चर का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात 3 का गुणा 4 धन 1 के साथ होगा और 2 का गुणा 9 के साथ होगा। ठीक है, देखिए मानने के बाद, हाँ तिर्यक गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा 4 के साथ भी करेंगे और 3 का गुणा 1 के साथ भी होगा, है ना। गुणा करने की क्या प्रक्रिया है आप लोग जानते होंगे। ब्रैकेट के अंदर कुछ संख्याएं अगर दिया गया है, राशियां, विभिन्न राशियां दिया गया है विभिन्न पद में, और कोष्ठक के बाहर कोई संख्याएं लिखी गई है, तो कोष्ठक के बाहर के संख्या के साथ प्रत्येक पद का गुना होता है। अर्थात 3 का गुना 4 से भी करेंगे, और धन है, सभी धनात्मक है तो धन ही आएगा, ऋण कभी नहीं आता अगर सभी धनात्मक रहता है। और 3 का गुना x से होगा और 2 का गुना 9 से तो हो ही रहा है, 9 दूने 18। ठीक है, 3 चौक 12 धन 3 गुना x 3x बराबर 18। चूंकि हम x का मान निकालेंगे इसलिए 12 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, है ना। बारी बारी से हम पक्षांतर करते जाते हैं, पहले 12 को हटाना है, उसके बाद 3 को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 को मतलब पक्षांतर करने पर यह धनात्मक मान है ना, धन 12 है, योग की प्रक्रिया हो रही है 3x के साथ, वो उसमें अंतर में हो जाएगा, ऋण 12, है ना, योग हो रहा है वो अंतर में आ गया। ठीक है, 18 ऋण 12 अलग अलग चिन्ह है संख्याओं का। 18 में 12 क्या होगा, घटेगा, तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 18 बड़ी संख्या धनात्मक है तो 6 भी धनात्मक होगी। ठीक है, इस प्रकार से धनात्मक मान आएगा। अब x का मान निकालना है, तो 3 और 1 के बीच कौन सी संक्रियाएं हैं, गुणा है। गुणा का पक्षांतर करते हैं तो भाग में चला जाता है, अर्थात 6/3, 3 और 3 दूने 6। x का मान 2 आया है, तो संख्या 4/9 के अंश में क्या जोड़े कि वह 2/3 बन जाएगा। x जोड़ने पर और x का मान कितना आया, 2 आया। तो लास्ट में लिखना है
संख्या 4/9 के अंश में 2 जोड़ने पर वह 2/3 हो जाता है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। 4/9 के अंश में 2 जोड़ते हैं, क्या हुआ? 2/3 होता है। ये देखिए 2 जोड़ रहे हैं हम, चेक करके देख सकते हैं। 4 और 2 6, 6/9, ये दोनों 3 से भाग जाता है, 3 दूने 6, 3 त्रिक 9, अर्थात 4/9 के अंश में 2 जोड़ने पर वह कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न है, संख्या 5/6 के हर में क्या घटाया जाए? देखिए अब जोड़ना नहीं है, अब घटाना है। संख्या 5/6 के हर में क्या घटाया जाए? केवल अंश या हर में जब घटाने या जोड़ने की बात कहती है तब हम x मानते हैं, और पूरे भिन्न के लिए ज्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं? p/q का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो माना कि कौन सा नंबर है? ये तीसरा है और ये दूसरा। इसके हिसाब से माना कि 5/6 के हर में x घटाने पर संख्या 1 आता है, संख्या 1 प्राप्त होता है। देखिए यहां पर 1 आ रहा है ना, क्या करना है? इंप्लाइज 5/6 के हर में x घटाना है। 5/6 ऋण x, घटाने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग। देखिए यहां पर धन चिन्ह से जोड़े थे, अब हर में x घटा रहे हैं, तो कितना प्राप्त होता है? 1 आता है। 1 लिख दीजिए, है ना। अभी भी तिर्यक गुना करेंगे, इसके बटा में 1 मान लेते हैं। 1 का गुना 5 से करते हैं, 5 एकम 5, और 6 ऋण x का गुना 1 से करते हैं तो 6 ऋण x हो जाता है। ठीक है, अब 6 को हम इस साइड ले आते हैं पक्षांतर करके, तो इस साइड लाएंगे क्या जाएगा? ऋण 6 बराबर, ये ऋण 6 बच जाता है। ये 6 जो है धनात्मक है ना, प्लस चिन्ह है ना, उसको पक्षांतर करते हैं दूसरे साइड में तो ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात 5 ऋण 6, ये देखिए 5 अपने साइड में है, 5 के साथ हम धन 6 को लाए तो ऋण 6 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा? अलग अलग चिन्ह है, घटेगा। 6 में 5 घटेगा, 1 आएगा, और जो बड़ी है उसका चिन्ह लिखते हैं तो ऋणात्मक मान लिखेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह है, देखिए यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, दोनों पक्षों में अगर ऋण रहे तो कैंसिल हो जाता है, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। x का जो मान प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अर्थात लास्ट में लिखेंगे 5/6 के हर में 1 घटाने पर, 5/6 के हर में 1 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होता है। अब उत्तर की जांच करते हैं हम, है ना, उत्तर की जांच करके देखते हैं। 5/6 के हर में 1 घटाइए, 5/6 के हर में 1 घटाइए। ठीक है, तो 5/6 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5, और 5/5 मतलब कितना हो गया? 5 एकम 5, एक बार गया तो कितना आएगा? 1। ये देखिए 5/6 के हर में 1 घटाने पर संख्या कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? 1, और इसके पहले वाले में 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है, कौन सा ज्यादा है? अंश ज्यादा है कि हर ज्यादा है? बताएंगे आप लोग। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है, तो कौन सा ज्यादा हुआ? अंश ज्यादा हुआ, है ना, और हर 2 अधिक है ना, हर से 2 अधिक है तो हर छोटा हुआ, 2 कम है हर। यदि भिन्न का अंश को दे दिया है 5, भिन्न का अंश दे दिया है 5, तो भिन्न क्या होगी? तो यहां भी जो छोटा है उसको 1 समझ लो। ठीक है, हर दिया है
भिन्न का अंश, भिन्न का अंश कितना दिया है? 5 है। माना कि भिन्न का हर क्या है? x है। तो प्रश्नानुसार अंश जो है उसके हर से 2 अधिक है, मतलब x में 2 जोड़ते हैं। ये देखिए अंश जो है, अंश कितना है? 5 है, ठीक है। उसके हर से, ये देखो ये हो गया हर, हर में 2 जोड़े तो क्या होता है? अंश आ जाता है ना। जोड़ दें तो वो अंश हो जाता है, और अंश कितना है? 5 है। तो एक बार पक्षांतर करने की जरूरत है यहाँ पर, बस समीकरण को एक बार पक्षांतर करेंगे तो सीधे सीधे आप यहाँ से बना सकते हैं, है ना। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x धन 2 बराबर 5, है ना। x बराबर पक्षांतर करने पर 5 में कितना घटेगा? 2 घटेगा। तो x का मान कितना आ गया? 3 आया, ठीक है। अतः भिन्न का भिन्न क्या होगी पूछा है, देखिए है ना। भिन्न का हर क्या है? अतः हम लिखेंगे भिन्न का हर, भिन्न का हर कितना आ गया? 3 आ गया। तो भिन्न क्या होगी? भिन्न क्या होगी? है पहले अंश को लिखेंगे, अंश 5 है, 5/3, भिन्न होगी 5/3, ठीक है। और भिन्न कितना मान होगा? 5/3।